नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का इस प्यारी सी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई ये जो वीडियो है वो रिगार्डिंग है एसएससी रिफॉर्म्स को लेके। तो उससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको आज की क्लास में देने वाला हूँ। आपको याद है हमारा प्रैक्टिस बैच चल ही रहा है, लेकिन उसकी क्लास आज हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसके बारे में पहले आपको इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एसएससी में 2024 में बहुत सारी खामियां रहीं, 2023 में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो उनको 2025 में ना किया जाए, वो एसएससी की तरफ से उनमें सुधार हो, तो उसको लेके बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्विटर कैंपेन भी रहा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्या ये काफ़ी था या इससे रिलेटेड और भी कुछ करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा ट्विटर कैंपेन ऑलरेडी एक हो भी चुका है। जितना लोग कर सकते थे ट्विटर कैंपेन की मदद से उतना किया गया। हैशटैग ट्रेंड किया गया, नंबर 1 पे ट्रेंड हुआ था हैशटैग। लेकिन उसमें ना कहीं और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, तो वो काम भी किए गए। एसएससी हेडक्वार्टर्स के पे जाके लोग जो टीचर्स थे सारे और स्टूडेंट्स भी थे वहाँ दिल्ली में जो मौजूद थे, वो वहाँ पे पहुँचे। तो उसका जो है वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट भी मिला। चेयरमैन साहब से जो हैं, चेयरमैन सर हैं, उनसे बात भी हुई। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों के सामने आए हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसमें बताए गए हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई? तो जैसा कि हमने कहा था कि भाई ट्विटर पे ट्रेंड चलाने से ज़्यादा कुछ खास बेनिफिट देखने को नहीं मिला, लेकिन जो हमने वहाँ पे जो हम वहाँ पे पहुँचे थे एसएससी हेडक्वार्टर पे, वहाँ से हमें ज़रूर बेनिफिट देखने को मिला। तो अब हम बात करते हैं कि वहां पे जब हम वहां से लौटे तो वहां से क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों के सामने आए। तो मैं वो एक एक पॉइंट बताऊंगा। हालांकि आप देखेंगे तो यूट्यूब पे आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, और कुछ टाइम बाद अभिनय सर भी ऑलरेडी एक वीडियो लेके आएंगे, तो वो भी उसमें सारे पॉइंट्स को अच्छे से बता रहे होंगे कि उनकी चेयरमैन सर से क्या क्या बातें हुई हैं। ठीक है? तो मैं फिलहाल डिस्कस करता हूं, जितनी जानकारी मुझे है मैं उतनी हर एक पॉइंट को आपको बढ़िया तरीके से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किन किन पॉइंट पे बातचीत हुई है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सम पॉइंट्स विच इज राइजन टुवर्ड्स एसएससी चेयरमैन सर, यानी एसएससी चेयरमैन जो हैं उन सर के सामने कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए थे, क्या क्या बातें रखी गई थी और उनका क्या रिएक्शन था, क्या उनका रिप्लाई था उन पे, वो हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले रिवाइज रिजल्ट को लेके बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इस पे ये कहा कि भाई जो रिजल्ट है उसको रिवाइज करना इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उसने ये बात भी कही है कि अगर गवर्नमेंट कुछ करती है या कोर्ट उनको कुछ आदेश करता है तो शायद चीज़ें थोड़ी बहुत पॉसिबल हो सकती हैं। यानी जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे कि एक नंबर से रह गए या पॉइंट से रह गए, तो उनको एटलीस्ट जो लोअर ग्रेड पे की जॉब होती है एसएससी सीजीएल के अंदर, वो मिलने के चांसेस हैं। लेकिन मैंने कहा है कि भाई आप ये ध्यान रखना, जितने भी पॉइंट्स पे उनकी जो प्रतिक्रिया आई है वो कोई भी रिटर्न रूप में नहीं आई है, उन्होंने बस सीधे अपने मुंह से कहा है। ये वाली बात आप समझ के रखिएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को लेके उन्होंने रिटर्न में दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा किया जाएगा अगर गवर्नमेंट उन्हें कहती है या फिर जो कोर्ट है वो उन्हें अगर आदेश करता है तो वो जरूर इस पे जो है काम करेंगे। सबसे पहली चीज और जो पॉजिटिव इंपैक्ट रहा हमारे इस चीज का कि सारे टीचर्स लोग वहां पे पहुंचे, तो इसका सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट ये रहा कि जो एसएससी है, जो उनकी तरफ से गलतियां हुई उनको उन्होंने माना, एक्सेप्ट किया है। अब सबसे पहले मैंने कहा कि जो रिवाइज रिजल्ट की बात आप लोग कर रहे थे कि रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, उस पे ज्यादा जो है उनका जोर नहीं है। बाकी अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट वेटिंग लिस्ट को लेके, जैसे बहुत टाइम से इस चीज की मांग चल रही है कि भाई वेटिंग लिस्ट जो है एसएससी में आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, भाई देखो, वेटिंग लिस्ट उस एग्जाम के अंदर जरूर आ सकती है एसएससी के जिसमें केवल एक या दो पोस्ट ही होती है, मतलब वेरियस टाइप्स की पोस्ट नहीं होती। अब ये जो है आप एमटीएस के अंदर ला सकते हो, सीएचएसएल के अंदर ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सीजीएल के अंदर वेटिंग लिस्ट ला पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
हाँ, लोअर पोस्ट के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन आप हर पोस्ट के अंदर इंडिविजुअली गड़बड़ हो जाएगा, पूरे सीजीएल के अंदर वेटिंग लिस्ट नहीं आ सकती। ये चीज़ उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा-सा उनको जो है वो चीज़ बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएँगी चीज़ें। तो लेकिन हाँ, एमटीएस के लिए वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस हैं, ऐसे उन्होंने कहा है इस पे, और उन्होंने कहा है कि भई कोर्ट जैसा आदेश करेगा या सरकार जैसा उनसे कहेगी वैसे चीज़ें होंगी। हाँ, एक चीज़ उन्होंने जो तीसरा पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ है टीसीएस वेंडर, इस पर उन्होंने सीधे-सीधे प्रतिक्रिया दे दी है कि भाई टीसीएस आपका पेपर इस बार नहीं कराएगा। यानी 2025 में जो भी एग्ज़ाम होंगे, उनको टीसीएस कंडक्ट नहीं कराएगा, वेंडर आपका बदल दिया गया है। उसका रीज़न यही था, जो मेंस का पेपर हुआ आपका, उसके अंदर इतने सारे गलत क्वेश्चंस दिए गए कि कुछ पूछो मत। तो इसी वजह से टीसीएस वेंडर को चेंज कर दिया गया है। ये एसएससी चेयरमैन साहब की तरफ से बयान था इस चीज़ को लेके। अच्छा, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा क्या था? फोर्थ पॉइंट था फाइनल आंसर की इशू। देखिए, इसका मतलब ये है, जब फाइनल आंसर की इशू की जाती है, तभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस भराओगे, तभी तो बच्चे को समझ में आएगा, वो उसी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा। लेकिन होता क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस पहले भर जाती है, फाइनल आंसर की बाद में आती है। तो इस इशू को भी एसएससी फिक्स करने की कोशिश कर रही है कि फाइनल आंसर की पहले दे देंगे, तो बच्चा जेन्युइनली जो पोस्ट प्रेफरेंस उसे लग रही होगी कि हाँ यार, इतने मार्क्स मेरे एक्चुअल में आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो भरेगा। तो ये चीजें यहाँ पे जो है, इसको रिलेटेड भी बात हुई है। अच्छा, 5 पॉइंट जो जो डिस्कस किया गया वो था एज रिलैक्सेशन को लेके। जैसे क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बॉर्डर लाइन पे भी थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका बेचारों का ये लास्ट अटेम्प्ट था, और कुछ वजह से, मतलब जैसे 4-5 नंबर या 6-7 नंबर की वजह से वो आउट हो गए, किसी वजह से रह गए वो। तो कहीं ना कहीं इस चीज की भी मांग रही कि एटलीस्ट उन बच्चों को एक अटेम्प्ट और मिलना चाहिए, ये बात भी यहाँ पे रखी गई। तो इस पर भी उनकी यही प्रतिक्रिया थी कि भाई, अगर कोर्ट हमें रिटर्न में ये आदेश देता है या सरकार कुछ इस पे प्रतिक्रिया करती है, सरकार कुछ ऐसा कहती है, तो भाई हम बिल्कुल ऐसा करने के लिए तैयार हैं। हमें इस चीज़ के लिए खेद है कि भाई बहुत ही ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल बच्चों के साथ हैं, ऐसे करके उनका जो था इस पे बयान था। तो एज रिलैक्सेशन में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तो जिन बच्चों का इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, उनको एटलीस्ट एक अटेम्प्ट और मिलने का चांस है 2025 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को लेके। देखो, होता क्या है, अगर आप देखोगे फॉर्म फिलिंग का जो सिस्टम है, वो हर एग्जाम्स में अलग अलग है। जैसे रेलवेज के एग्जाम में अलग होता है, यूपीएससी का अलग रहता है अपना फंडा, तो वो चीजें ना चेंज हैं। अब एसएससी के अंदर क्या है कि जैसे फॉर्म भरा जाता है, तो एसटी एससी ये वाले जो होते हैं, इनको तो कोई पैसा नहीं देना होता, 0 रुपये इनकी फॉर्म्स फी। और अगर हम बात करें, गर्ल्स को भी कोई पैसा नहीं देना होता। तो होता क्या है, नंबर ऑफ फॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, और नंबर ऑफ फॉर्म्स जब बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स की व्यवस्था करने में भी दिक्कत आती है एसएससी को। जैसे अगर मैं आपको 2024 का एक डेटा बताऊं, तो मेरे प्यारे साथी, एसएससी एमटीएस के अंदर 57 लाख फॉर्म पड़े थे। आप समझ रहे हो, 57 लाख फॉर्म करने का मतलब है कि 57 लाख स्टूडेंट्स की व्यवस्था करना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि ये चीजें बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं। तो जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, उसमें भी एसएससी चेंजेस लाने की सोच रही है, इस पर भी काम चल रहा है, आप ये मान के चलिए। तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में अगर हम बात करें, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या सारी चीजें हो सकती हैं, वो डिटेल्ड में तब पता चलेंगी जब पूर्ण रूप से ये चीजें हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। अभी उन्होंने बता दिया है कि हाँ, इस पर भी एसएससी जो है संज्ञान लेगी, जरूर संज्ञान लेगी इस चीज पे भी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो कि है कि भाई, जो मेंस है वो कंडक्ट हो सिंगल डे में। सिंगल डे मतलब कहने का ये है कि अभी आपने 2024 में देखा, जो मेंस हुआ था, सीजीएल मेंस, वो 2 दिन में कराया गया। एक तो 18 जनवरी को और एक 20 जनवरी को। अब इस वजह से क्या हो गया कि 18 जनवरी और 20 जनवरी में जो नॉर्मलाइजेशन फंडा था, वो बहुत ज्यादा इधर उधर हो गया। तो इस वजह से पहले से ही इस चीज पे बात चल रही थी कि भाई, मेंस को सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट कराना चाहिए, बट नहीं कराया गया, वो 2 ही शिफ्ट में लिया गया। तो ये भी एक बड़ी बात थी, लेकिन इस पे मांग भी चली थी, लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी किया था कि भाई, मेंस को सिंगल डे में जो है कंडक्ट कराया जाए, पर ऐसा नहीं किया गया था। लेकिन एसएससी ने कहा है कि 2025 में ऐसा होगा। 2025 के लिए उन्होंने कहा है कि वो सिंगल शिफ्ट में कराएंगे उसको। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मैं लगभग 8 पॉइंट जो मुझे समझ में आए हैं, जो मैं
मीटिंग से समझ पाया हूं उनको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया कि मेन सिंगल शिफ्ट में 2025 में चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो कंडक्ट कराने के चांसेस हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं 8वां पॉइंट कि भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन के लिए अगर हम बात करें तो एसएससी जो नोटिफिकेशन निकालती है या एसएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे अब जो है एसएससी इसको भी थोड़ा सा चेंज करने के फिराक में है। यानी एसएससी ने बोल दिया है कि भाई नॉर्मलाइजेशन जिस प्रकार से हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों की समझ से थोड़ा सा परे रह जाता है। उनको समझ नहीं आता कि भाई किस बच्चे के किस हिसाब से नंबर बढ़ गए। क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो एसएससी सीजीएल देख लो चाहे एमटीएस देख लो, लोगों के 30-30 नंबर तक बढ़े हैं भाई, 30-30 नंबर। लेकिन किस हिसाब से बढ़े ये तो समझी में नहीं आ रहा। तो इस पे भी एसएससी ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उनका वो उसमें कुछ थोड़ा बदलाव करने वाले हैं। और जहां तक कि मुझे थोड़ा सा जानकारी जो मिली है वो उन्होंने मे बी परसेंटाइल बेस्ड करने के लिए कहा है। यानी आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितने परसेंटाइल ला रहे हो और फिर उसी के फैक्टर पे जो है नॉर्मलाइजेशन होगा। कुछ इस प्रकार की बातें रही हैं वहां पे। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां पे बोल रहा हूं वो ये कि भाई ये जो 8 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, इन 8 पॉइंट में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पे एसएससी चेयरमैन ने कोई भी रिटर्न में नोटिस जारी किया हो। यानी रिटर्न में कोई भी बात को उन्होंने नहीं कहा है, सिर्फ उन्होंने वर्बली इन बातों को बोला है। यानी जो अभिनय सर की और एसएससी चेयरमैन सर की जो मीटिंग हुई उसके बीच में जो उन दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं बस वही बातें आपके सामने हैं। कोई भी रिटर्न रूप में कोई भी बात यहां पे नहीं की गई है एसएससी की तरफ से, ठीक है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि भाई हम बच्चों के साथ में हैं, अब ये चीजें गलत हो रही हैं तो उनमें बिल्कुल सुधार किया जाएगा और आप जब भी चाहें तो हमसे मिल सकते हैं। इसीलिए सारे टीचर्स ने ये प्लान किया है कि भाई वो लगभग विद इन 1 वीक यानी लगभग 7 या 8 दिन में जो है एक और मीटिंग एसएससी चेयरमैन के साथ वो लोग वहां पे करने वाले हैं, जिसके अंदर वो बताएंगे कि ये रिफॉर्म्स होने की जरूरत है एसएससी के अंदर। अब यहां पे मैं एक पॉइंट और बताना चाह रहा हूं। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये वेटिंग लिस्ट वाला है, इसे बच्चे इसलिए चाह रहे थे क्योंकि होता क्या है, अभी 2024 में आपने देखा और ये बहुत पहले से ही होता आ रहा है कि एक बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो कोई ग्रेजुएट वाला बच्चा है। अब ग्रेजुएट वाला बच्चा है तो जाहिर सी बात है भाई वो एमटीएस के लिए भी एलिजिबल है, वो आपका सीएचएसएल के लिए भी एलिजिबल है, वो आपका जीडी के लिए भी एलिजिबल है और वो आपका सीजीएल के लिए भी एलिजिबल है। अब होता क्या है कि एसएससी के रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम आते हैं बच्चा एमटीएस भी देता है, सीएचएसएल भी देता है, जीडी भी देता है और सीजीएल भी देता है। अब होता क्या है, इन सभी में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा बढ़िया नौकरी उसके लिए किसकी रहती है, सीजीएल की। अब पता चला उसका चारों में ही सिलेक्शन हो गया तो उसने इन 3 सीटों को तो खराब कर दिया। हालांकि पेपर उसका एमटीएस का भी निकल गया, सीएचएसएल का भी निकल गया और जीडी का भी निकल गया, तो उसने इन 3 सीटों को तो खराब कर दिया, वो ज्वाइन तो सीजीएल वाली करेगा। तो एसएससी इस पॉइंट पर भी काम कर रही है और उसने सीधे सीधे ये बात कह दी है कि इस बार होगा ये कि पहले आप सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और उसके प्रोसेस को फास्ट तरीके से करा के जब तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा देंगे तब तक दूसरे वाले के फॉर्म नहीं आएंगे। यानी दूसरे वाला जो पेपर होगा वो तभी होगा जब ये वाला खत्म हो जाएगा। यानी आप समझो, जब एमटीएस जब सीजीएल वाले में कोई बंदा है उसने सीजीएल का फॉर्म डाला, उसको सीजीएल में जॉब मिल जाएगी तो वो एमटीएस क्यों भरेगा फिर? तो एमटीएस सेफ हो गया। यानी एमटीएस में जो बेवजह का कट ऑफ बढ़ रहा था वो नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, मान लो किसी व्यक्ति का सीएचएसएल में हो गया, जैसे सीएचएसएल और एमटीएस में ये तो बहुत होता है, बच्चा सीएचएसएल भी देता है एमटीएस भी देता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो क्लास 12th के बाद ही करते हैं। तो 12th वाला अगर बच्चा है मान लो तो वो सीएचएसएल भी दे सकता है और वो आपका एमटीएस भी दे सकता है। तो अब दोनों में अगर देखा जाए तो पैसा इसमें सीएचएसएल में ज्यादा है, तो बच्चा कोशिश करता है कि वो सीएचएसएल वाली ज्वाइन करे। लेकिन होता क्या है, अब बच्चे को देनी दोनों है क्योंकि वो ये चाहता है कि यार एटलीस्ट एक तो मिल जाए। अब पता चला उसका फिर से दोनों में हो गया। तो ये चीज को एसएससी ने सुधारने के लिए ऐसा कर दिया है कि भाई अगर सीजीएल का पेपर कराया गया पहले, तो पहले सीजीएल का कराया जाएगा, फिर आपका सीएचएसएल का कराया जाएगा, फिर एमटीएस का कराया जाएगा। ये सीक्वेंस एसएससी इस बार एग्जाम्स को लेकर रखेगी। और दूसरी चीज, जब तक रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा पूर्ण रूप से, यानी सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक ऐसी चीजें मतलब नहीं होंगी, ठीक है। मतलब पूरा पहले प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा फिर ये काम होगा, ठीक है। ये चीजें हैं। तो मैंने पूरी बात आपको बता दी है कि बहुत ही
इस बार आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से उनका बातचीत करने का जो व्यवहार रहा, जो तरीके उन्होंने बताए, जो बातें उन्होंने की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टीसीएस वेंडर पे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए, क्योंकि उन्होंने खुद भी, जब आप देखोगे 18 प्रश्न लगभग गलत थे सीजीएल मेंस के अंदर, तो उन्होंने 8-9 प्रश्न तो खुद भी बता दिए थे कि ये क्वेश्चन गलत किए बताओ। ठीक है, तो उन्होंने खुद भी बता दिए थे कुछ प्रश्न। इसका मतलब वो भी ऑलरेडी इस चीज पर काम कर रहे हैं, उनको भी जानकारी है कि ऐसी ऐसी खामियां रही हैं इस बार, तो उन पे ऑलरेडी काम चल रहा है। और आप ये मान के चलिए, जहां जहां भी आपको स्टूडेंट्स को टीचर्स की जरूरत है, टीचर्स हमेशा आप लोगों के साथ हैं। मैंने कल भी कहा था ये बात, और मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूं कि स्टूडेंट्स जब तक हैं तभी तक आपके जो शिक्षक लोग हैं वो हैं। तो आप ये मान के चलिए, आपके लिए हमेशा हैं भाई, आपके साथ कुछ भी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ों को ठीक किया जाएगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी। बस आप अच्छी तरीके से जो है अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ करते रहिए, और अपनी जो एक तरीके से रिफॉर्म्स वाली जो लड़ाई है वो तो जारी रहेगी ही जब तक नहीं हो जाती ये चीज़ें। तो बहुत जल्द एक और मीटिंग जो होगी उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से, मैं आशा करता हूँ जितने पॉइंट्स, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स मुझे पता थे, जितनी भी चीज़ें मैं देख पाया, क्योंकि मैं कल की मीटिंग में, चूंकि मैं वहां तो नहीं पहुंच पाया था, मैंने कहा था कि भाई मैं गांव में रहता हूं अपने, और इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है जिस वजह से मैं वहां पहुंच नहीं पाया। लेकिन हाँ, मेरी पूरी मीटिंग पे नज़र थी, मैं पूरी मीटिंग में जुड़ा रहा, और मैंने वहां से सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया कि क्या क्या बातें हुई, क्या सारी चीज़ें रहीं, और आप लोगों के सामने वो चीज़ें मैंने रख दी। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।